बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 22 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात करेंगे कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, आपने ये कुछ लाइंस हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने इनको अच्छे से कवर कर लेना। ये आपके MCQ तो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आ सकती है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। तो आपने इसके बारे में लिखना है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बेसिकली एस्टेब्लिश द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि जब हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसको एस्टेब्लिश करते हैं ना, उसको क्रिएट करते हैं, पेपर वर्क करते हैं उसका, दोस्तों इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ सकती है आपको पेपर के अंदर, वो आ सकती है डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है। द डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल का डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है। द डिज़ाइन प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द सब सिस्टम मेकिंग अप अ सिस्टम एंड द मेकिंग अप अ सिस्टम। तो यहाँ तक इसकी ये बात होगी कि डिज़ाइन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या भला, तमाम के तमाम छोटे छोटे सब सिस्टम्स को जो कि हमारे बड़े ओवरऑल मेन सिस्टम को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग कौन करेगा, इसके बाद इसकी जो है वो टेस्टिंग कौन करेगा, इसकी डेवलपमेंट कौन करेगा, इसकी जो है वो एक्सेप्टेंस कौन करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों को जब हम ये देखें, छोटे छोटे सब सिस्टम थे, इन तमाम सब सिस्टम को मिलाकर हम अपना एक ओवरऑल मेन सॉफ्टवेयर, एक मेन सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं जिन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाना है, वो छोटे छोटे तमाम सब सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, आपका डिज़ाइन प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है। आगे एंड द फ्रेमवर्क, और कहते हैं जो फ्रेमवर्क होता है फॉर सब सिस्टम, किसी भी सब सिस्टम के लिए कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो ये ऊपर भी आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की ये भी डेफिनेशन पढ़ी है और ये नीचे भी पढ़ लिया आपने कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन प्रोसेस वो होता है जो हमारे किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए तमाम के तमाम छोटे छोटे सब सिस्टम को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। और इसके अलावा जो सब सिस्टम्स के लिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उनकी आपस में क्या करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है। आगे द आउटपुट ऑफ दिस डिज़ाइन प्रोसेस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कहता है हमारे पास ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की जो आउटपुट आती है ना, जो क्या आती है, आउटपुट आती है इस डिज़ाइन प्रोसेस की, कहता है वो क्या होती है, वो बेसिकली हमारे ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी किसकी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की भी और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की भी। समझ लो बात को। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ही मैंने आपको हाईलाइट करवा दी है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डेफिनेशंस। तो यहाँ पर आपको पेपर में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जो है वो डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, वर्डिंग डिफरेंट है लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही है। ठीक है। तो ये तकरीबन 4 से 5 डेफिनेशंस हैं। इन 4 से 5 डेफिनेशन को सिर्फ आपने रीड करना है, बाकी आपने वहाँ पे वर्डिंग अपनी यूज़ करनी है पेपर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, सारी की सारी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है। तो पहली जो डेफिनेशन है दोस्तों वो 1997 के अंदर एडेल्सन वेस्ले ने जो है वो बताई थी, जो कि ये यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोग्राम और कंप्यूटिंग सिस्टम इज द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम which compares software components, the extremely visible properties of those components and the relationship among them। तो ये डेफिनेशन है जो कि कब 1997 के अंदर एडेल्सन वेस्ले ने जो है वो की थी। ठीक है। और ये आगे डिफरेंट और भी साइंटिस्ट हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है 1997 के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन की इसकी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। ठीक है। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा बस रीड करनी है, रटल करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। बाकी आप इसको एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा कि ये भी एक जो है वो डेफिनेशन है। बस आपने इसकी डेट याद रखनी है कि एडेल्सन वेस्ले जो है इसके अकॉर्डिंग 1997 के अंदर जो है इसने ये डेफिनेशन की थी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी डेफिनेशन है वो इसकी है गार्लन एंड पेरी की।
और ये एडिटोरियल IEEE ट्रांजैक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की जा रही है कब? अप्रैल 1995। तो ये आपने इसकी डेट याद रखनी है कि गार्लन एंड पेरी ने जो है वो इसकी डेफिनेशन की है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की कब? अप्रैल 1995। तो आपने बस इसकी डेट याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है आपसे डेट, ठीक है। बाकी ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी आप जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद एक IEEE ग्लॉसरी की डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है। और उसके बाद एक यहाँ पे लास्ट डेफिनेशन है शॉ एंड गार्लन की, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जो है ये भी एक चौथी डेफिनेशन है। तो ये 4 डेफिनेशन हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो आपने अच्छे से करनी है वो ये वाली है IEEE ग्लॉसरी वाली। तो ये जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, ये आपने जो है वो अच्छे से जो है वो तैयार कर देनी है। तो पेपर में अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने यही डेफिनेशन जो है वो लिखाइएगा IEEE ग्लॉसरी की। और बाकी आपके एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से ये इसकी डेट जो है गार्लन एंड पेरी की याद कर लेनी है। और उसी के साथ आपने ये जो एडिसन वेस्ले की जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जो कि 1997 में थी, इसकी आपने तारीख याद रख लेनी है, ठीक हो गया जी। बाकी ये 4 डेफिनेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये वाली थी IEEE की, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जी वाई इज़ आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट, यानी हमें पेपर में ये पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चर की अहमियत क्या है, आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है बैरी बोहियम की, कि वो क्या कहते हैं बेसिकली, वो ये कहते हैं इफ़, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पेपर में सर पूछ सकते हैं कि आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंस के अंदर बैरी बोहियम ने क्या बोला था, उसकी क्या कोट्स हैं। तो वो आपने कोट्स जो हैं ये अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसने कही है। तो इसको मैं आपको समझा दूँ। कहता जी इफ़ अ प्रोजेक्ट हैज़ नॉट अचीव्ड अ सिस्टम आर्किटेक्चर, कहता अगर आपका जो प्रोजेक्ट है अगर उसके अंदर सिस्टम आर्किटेक्चर नहीं बनाया गया, आगे वो बता रहा है इंक्लूडिंग इट्स रैशनल द प्रोजेक्ट शुड नॉट प्रोसीड टू फुल स्केल सिस्टम डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उसने कि सबसे पहली बात बैरी बोहियम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हुए उसका सिस्टम आर्किटेक्चर नहीं अगर बनाया गया तो आप उस सिस्टम को डेवलप फुल स्केल के अंदर नहीं कर सकते। फुल स्केल का मतलब है फुल फीचर्स के साथ आप उसको डेवलप नहीं कर सकोगे, उसमें कोई ना कोई कमी पेशी फिर भी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका सिस्टम आर्किटेक्चर डेवलप नहीं किया होगा। आगे specifying the architecture as a deliverable enable its use throughout the development and maintenance process। कहता है ये जो आपके पास बेसिकली किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है ना, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके फाइनल जो डिलीवरेबल है उसको बनाने में थ्रू आउट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि बैरी बोहियम ने बोली है आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये आपने अच्छे से कर देनी है। उसके बाद अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर पेपर में आपको आता है कि वाई इज़ आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस, तो आपने इसके बारे में क्या लिखना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं या आपको डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है तो आपने ये पॉइंट जो है वहाँ पे नोट डाउन कर देने हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दोस्तों इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका पहला जो पॉइंट है वो है जी म्यूचुअल कम्युनिकेशन। अब जरा गौर समझिएगा दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तैयार करोगे ना तो उसका सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा, पहली जो उसकी इंपॉर्टेंस है जो अहमियत है वो ये है कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन, कि हम अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देखकर ईजीली तमाम के तमाम वो लोग, तमाम के तमाम वो डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, ठीक है, टेस्ट ऑफिसर्स जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो ईजीली आपके सिस्टम आर्किटेक्चर को देखकर या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देखकर आपस में बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्किटेक्चर नहीं ना बनाया होगा तो उनकी जो आपस में म्यूचुअल कम्युनिकेशन है, जो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। और जब म्यूचुअल कम्युनिकेशन आपस में जो बाउंडिंग है तमाम के तमाम डेवलपर्स की या डिज़ाइनर्स की, जब वो अच्छी नहीं होगी तो आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आर्किटेक्चर की जो सबसे पहली अहमियत है वो ये है कि आपकी जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों जो दूसरा बेनिफिट है या जो दूसरी इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो ये है अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस। दोस्तों जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले ही उसका आर्किटेक्चर तैयार कर लोगे ना
तो जनाब आपको सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही जो है ना बड़ी सी बातों का आप डिसीजन ले सकते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे सूटेबल है। तो यानी आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही जो है वो उसके तमाम के तमाम जो है वो डिसीजन ले लोगे, क्योंकि आपने तमाम के तमाम डिसीजन किसको देकर लिए? आर्किटेक्चर को देकर लिए। लेकिन अगर आपने आर्किटेक्चर ही नहीं बनाया होगा, तो फिर आप अपने सिस्टम को जो है डायरेक्ट अगर डिज़ाइन कर दोगे, तो उसमें बहुत से बग्स होंगे, उसमें बहुत से इश्यूज़ होंगे, क्योंकि आपने पहले से जो है उसके डिज़ाइन से रिलेटेड जो है कुछ डिस्कशन जो करनी थी, जो इम्पोर्टेंट थी डिसीजंस करना, वो आपने नहीं लिए थे। तो इसलिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस, कि आप डिज़ाइन के जो डिफरेंट डिसीजंस हैं वो पहले ही जो है वो कर लेते हो, क्योंकि आपका पूरे का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो बना होता है पहले से। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी इंपॉर्टेंस का, वो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखें, रीयूजेबल अब्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिस्टम। यानी अगर आपने मान लो एक सिस्टम बना लिया, अब आपने कल में उसको उसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो उसमें चेंजिंग करना जो है वो आसान होगा। देखो अगर आपने आर्किटेक्चर नहीं बनाया होगा, मान लो चलो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। आपने एक घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब आपको बाद में याद आया मैंने तो इसके अंदर एक रूम भी बनाना था, तो जनाब अब उस बने बनाए घर के अंदर चेंजिंग करना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन अगर यही आपने पहले से उसका आर्किटेक्चर बनाया होगा, तो उसके आर्किटेक्चर के अंदर अगर चेंजिंग करनी पड़ेगी तो ईज़िली आप उसके आर्किटेक्चर में चेंजिंग कर सकते हो। लेकिन एक बनी बनाई चीज़ के अंदर चेंजिंग करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम, यानी कि अगर आपने अभी सिस्टम बनाया नहीं है, आपने सिर्फ उसका आर्किटेक्चर तैयार किया, तो आर्किटेक्चर तैयार करने के बाद आप सिंपली उसको देखकर जो है उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी होगी, तो आप बहुत ही आसानी के साथ जो है उसके सिस्टम के एब्स्ट्रैक्शन के अंदर चेंजिंग जो है वो ईज़िली कर सकोगे। मतलब रीयूजेबल का मतलब यही है कि मतलब आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए हम दोबारा से उसको जो है वो रीबिल्ड कर सकते हैं आर्किटेक्चर को, क्योंकि अब अभी हमने अपने फिजिकली जो अपनी चीज़ को बिल्ड नहीं था किया, तो हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन अगर आपने आर्किटेक्चर तैयार नहीं किया होगा, आप फिजिकली सिस्टम तैयार कर दोगे, तो उसमें नुकसान क्या होगा भला, कि आपने सिस्टम तैयार कर दिया, बाद में पता चला मैंने तो इसमें ये चेंजिंग करनी थी, तो वो फिर आपके लिए बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं कि जनाब हमारे पास किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर की जो इम्पोर्टेंस है, उसमें ये 3 पॉइंट जो वो आते हैं, रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, और तीसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा था ऊपर, अर्लियर डिज़ाइन डिसीजन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये आपने अच्छे से कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स। आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स दोस्तों आप जो है वो आर्किटेक्चरल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खसूसियात भी कह सकते हो, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो यहाँ पे आपने ये ज़रूर करनी है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मस्ट एड्रेस द नॉन फंक्शनल एज वेल एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि जनाब ये बात याद रखिएगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है ना, वो आपके सॉफ्टवेयर के नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी बता रहा होता है, और उसकी तमाम की तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो एड्रेस कर रहा होता है, मतलब आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद अब बात करते हैं आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स की या आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि हमारे पास जो किसी भी सिस्टम का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो दोस्तों उसकी खूबियाँ ये होती हैं, ये आपने पॉइंट्स याद कर लेने उसकी खूबियों के। पहली उसके अंदर जो खूबी होती है वो उसकी परफॉर्मेंस होती है, कि जनाब अब जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर का पहले से आर्किटेक्चर तैयार कर लोगे, तो उस आर्किटेक्चर को देखते हुए हम जो है डेवलपमेंट बड़ी फास्ट करेंगे, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बड़ी ही अच्छी होगी। तो ये पहली खूबी है। दूसरी खूबी है सिक्योरिटी, यानी मान लो आपके सिस्टम के अंदर कोई इलीगल जो एंट्रीज़ हैं वो नहीं हो सकेंगी, क्योंकि आपने पहले से जो है अपना आर्किटेक्चर तैयार किया होगा। उस आर्किटेक्चर को देखते हुए हमने पहले से जो है सारे डिसीजन ले लिए होंगे कि जनाब आपके सिस्टम के अंदर ये लोग जो है वो एंटर हो सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और ये लोग जो है लॉगिन नहीं कर सकते। तो मतलब आपके सिस्टम की जो है सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही मेनटेन रहेगी, अगर जो है वो आपने पहले से उसका जो है वो क्या तैयार किया होगा, आर्किटेक्चर तैयार किया होगा। तो ये दूसरी जो है वो उसकी खूबी है आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को तैयार करने की। तीसरी जो खूबी है वो सेफ्टी है, कि मतलब आपका जो डिज़ाइन है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही उसका आर्किटेक्चर तैयार कर लोगे ना, तो वो सेफ़ रहेगा। ठीक है, सेफ्टी के साथ जो है वो आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको ईजी जो है पहले ड्रा कर लो, ड्रा करने के बाद सेफ्टी के साथ जो है उसको बाद में उसको
डेवलप कर सकोगे। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब दोस्तों? अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जनाब मान लो कि आपके दो कंपोनेंट जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, तो यानी अब अगर आपने आर्किटेक्चर नहीं ना तैयार किया होगा तो क्या होगा भला, कि अगर आप एक सिस्टम डायरेक्ट डिज़ाइन करोगे ना तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम पहले से ऑलरेडी बना चुके हैं, जिनकी अभी हमें दोबारा नीड है, जिनकी हमें दोबारा नीड है, सॉरी। लेकिन अगर आपने डिज़ाइन करने से पहले उसका आर्किटेक्चर बनाया होगा ना, तो ईजिली आपको पता चल, आर्किटेक्चर को देखकर पता लग रहा होगा कि अच्छा ये चीज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए अब मैं नेक्स्ट ये भी चीज़ जो है इसी को फॉलो करते हुए जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो यानी उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेसी है ना, वो कम से कम होती है, ठीक है। अच्छा जी, और अगर डुप्लीकेसी है भी तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो है जी आपके पास मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का दोस्तों मतलब क्या होता है? मतलब सिंप्लिसिटी। मतलब अगर आपने अपना सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाया होगा ना, तो बहुत ही सिंप्लिसिटी, मतलब आप उसकी कम्प्लेक्स चीज़ों को भी बहुत ही सिंपल वे में जो है वो कर सकोगे बाद में चेंज, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो उसका आर्किटेक्चर तैयार ही नहीं किया होगा, आप डायरेक्ट जो है उसका डिज़ाइनिंग फेज में चले जाओगे, फिर आपके लिए जो मुश्किल होगी उसकी कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपलेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 जो है वो डिफरेंट खूबियाँ थी या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे किसके? आर्किटेक्चर के, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के। ये पेपर के अंदर आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है जी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस के। हम जब भी किसी, अब वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जब हम अपने किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों उसमें उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब उसके प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं, जिन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए अपने किसी भी सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो तैयार करते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के आपने यहाँ नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। तो पहला पॉइंट है सिस्टम स्ट्रक्चरिंग, यानी सबसे पहले हम अपने सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। मेन जो स्ट्रक्चर है उसका, मेन जो ढांचा है उसका, वो सबसे पहले हम तैयार करते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर कौन कौन सब सिस्टम्स आएंगे, उसके अंदर कौन सी चीज़ किसी अंदर चीज़ लिंक होगी, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों जब हम उसका मेन ढांचा तैयार कर लेते हैं ना, उसके बाद कहता है हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? कंट्रोल मॉडलिंग। कंट्रोल मॉडलिंग है दोस्तों मतलब क्या होता है कि मतलब उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो सब सिस्टम्स हमने बनाए हैं, एक मेन सिस्टम के जो छोटे छोटे सब सिस्टम्स बनाए हैं, उन सब सिस्टम का आपस में जो लिंकिंग है, आपस में जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन है, वो उनका आपस में बिटवीन क्या क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो सारे के सारे रिलेशनशिप जो है वो हम एस्टेब्लिश करते हैं इस स्टेप के अंदर। और तीसरा दोस्तों स्टेप पर लास्ट स्टेप है मॉड्यूलर डीकम्पोजिशन। मॉड्यूलर डीकम्पोजिशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपने बड़े सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में जो है वो डिवाइड करना। तो यानी अपने मेन प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी को जो है रिजॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में या छोटे छोटे सब सिस्टम में जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डीकम्पोज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या थी? सिस्टम डिज़ाइन, कि सबसे पहले हम उसका मेन जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सेकंड क्या? कंट्रोल मॉडलिंग, जिसमें हम क्या उसके डिफरेंट जो मेन सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका आपस में ताल्लुक है, क्या लिंकिंग है, वो हम बयान करते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम जो है उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, मतलब एक बड़े सिस्टम को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या एक एक सब सिस्टम को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में जो है डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो सके। यहाँ तक दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।